सकारात्मक बदलाव की दिशा में नानूलाल प्रजापति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बाल विवाह एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो न केवल भारत देश बल्कि दुनिया के करोड़ों बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। वर्तमान के समय में इस नुकसानदायी और रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ आवाज उठाना और इसके खिलाफ जागरूकता लाना बहुत ज्यादा आवश्यक और जरूरी है। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बाल विवाह से संबंधित आवश्यक जानकारी पर चर्चा करते हैं और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों को भी समझने की कोशिश करते हैं। गरीबी, सामाजिक और आर्थिक कारणों, लड़की को बोझ मानना, जिम्मेदारी समझना, लड़की की सुरक्षा की चिंता और जिम्मेदारी से जल्दी मुक्त होना आदि ऐसे अनेक कारणों से उपजी बाल विवाह की यह कुरीति न केवल बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है बल्कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर देती है। इसलिए भारत सरकार ने इसे समाज के लिए एक अपराध माना है। जिस समुदाय का हम स्वयं हिस्सा है उस समुदाय में अगर बाल विवाह जैसी कुरीति या बुराई मौजूद है तो एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि इस बुराई को हम खत्म करने के लिए आगे आएं और इस बुराई के प्रति जागरूकता फैलाएं। इसे खत्म करने के लिए हम प्रयास करें, अपने कदम उठाएं। तो आइए सबसे पहले हम बाल विवाह को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये बाल विवाह है क्या, इससे संबंधित कानून में क्या क्या प्रावधान है और किस तरह से बाल विवाह जैसे कलंक से हम अपने भारत देश को मुक्त करा सकते हैं। एक ऐसा विवाह जिसमें वर या वधु दोनों अथवा दोनों में से कोई एक बालक की श्रेणी में आता हो, बाल विवाह कहलाया जाएगा। अब यहाँ यह समझने की जरूरत है कि बालक की श्रेणी में किसे हम समझेंगे। अगर हमारे भारत देश के सारे कानूनों की व्याख्या को हम समझने की कोशिश करें तो उसमें यह माना गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है वो बालक की श्रेणी में आता है। लेकिन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ही एक ऐसा कानून है जिसमें यह परिभाषित किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और अगर 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी लड़का है तो वो इस कानून के अंतर्गत बालक की श्रेणी में रखा जाएगा, बालक की श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कोई भी ऐसी शादी जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम हो तो ऐसा विवाह बाल विवाह की श्रेणी में माना गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है और संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक पर लागू है, चाहे वो भारत में निवास कर रहा हो या भारत के बाहर निवास कर रहा हो। अगर वो भारतवर्ष का नागरिक है तो यह अधिनियम उस नागरिकता के अनुसार उस व्यक्ति पर लागू होगा। भारत में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929 बनाया गया था, जो शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में 15 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह की मनाही थी। वर्ष 1978 में शारदा एक्ट में बदलाव करके संशोधन करके विवाह की कानूनी आयु को लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में इसे और अधिक स्पष्ट और अपडेट किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 10 जनवरी 2007 को हमारे संसद में पारित हुआ और 1 नवंबर 2007 से हमारे देश में लागू हुआ था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को प्रभावशाली और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसकी धारा 9, 10 और 11 में सजा के प्रावधान को स्पष्ट किया गया है कि इस कानून के अंतर्गत इसका उल्लंघन करने वालों को किन किन श्रेणियों में क्या क्या सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 9, 10 और 11 में किस तरह से किन किन को अपराधी माना गया है और इसमें क्या सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं धारा 9 को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कोई भी वयस्क लड़का
अगर अवयस्क लड़की के साथ विवाह करता है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर का लड़का 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है, तो यहां इस धारा के अंतर्गत वह लड़का दोषी या अपराधी माना गया है और उसको अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 1 लाख रुपए से दंडित किया जा सकता है, या फिर दोनों, यानी कि सजा भी उसे मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। दोनों से भी उसे दंडित किया जा सकता है, सजा भी मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह को संपादित करता है, संचालित करता है, निर्देशित करता है या उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, तो वो भी दोषी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा और सजा और जुर्माने के लिए उसकी पात्रता बनती है। तो कौन कौन इस श्रेणी में आता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाल विवाह को संपादित करने में सबसे पहले माता पिता या अभिभावक इस श्रेणी में आते हैं कि जो उस बाल विवाह के आयोजन को स्पष्ट रूप से आयोजित कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं कि उस बाल विवाह को कोई निर्देशित कर रहे हैं, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई जानकार व्यक्ति हो सकता है, कोई भी उस बाल विवाह को निर्देशित करके संपन्न कराने में सहयोग करता है, या सहयोगियों में पंडित, काजी, फोटोग्राफर, घोड़ी वाले, बैंड वाले, हलवाई, टेंट वाले, ये सारे के सारे भी सहयोगी मानते हुए कानून की धारा 10 में दोषी माने गए हैं और इन दोषियों को अपराधी मानते हुए कानून की धारा 10 में अधिकतम 2 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यहाँ ये समझने की कोशिश जरूर करें दोस्तों कि पहले हमने धारा 9 की जब बात करी थी तो उसमें ये था कि दोनों में से एक, या तो 2 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। यहाँ पे या नहीं है, यहाँ पे दोनों हैं, एवं, यानी कि 2 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इसी तरह से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह में शामिल होता है या भागीदार होता है तो वो भी उतना ही दोषी माना गया है जितना बाल विवाह को संपादित करने वाले, निर्देशित करने वाले और सहयोग करने वाले दोषी माने गए हैं। तो धारा 11 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह में किसी भी तरह से शामिल होता है और भागीदार होता है तो वो भी दोषी माना जाकर अधिकतम 2 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। रिश्तेदारों, बारातियों और हमारे जो मेहमान हैं किसी भी तरह से उस शादी में शामिल हो रहे हैं उनको इस श्रेणी में अपराधी माना गया है। तो एक तरह से आप इन धाराओं की गंभीरता को देख सकते हैं कि किसी भी तरह से एक व्यक्ति अगर बाल विवाह में उपस्थित भी हो जाता है तो उसे भी अपराधी मानते हुए इस कानून को और ज्यादा प्रभावी और गंभीर बनाया गया है। इन तीनों धाराओं के अंतर्गत जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है उसमें एक बात अवश्य समझने की है दोस्तों कि किसी भी महिला को कारावास की सजा से मुक्त रखा गया है, उसे सिर्फ आर्थिक जुर्माने से ही दंडित किया जा सकता है और 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी सजा और जुर्माने से मुक्त रखा गया है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे सहयोगियों की, भागीदार होने की और उपस्थित होने की, तो जितने भी ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं वो किसी भी बाल विवाह में भागीदार होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उन्हें सजा और जुर्माने से इस कानून में मुक्त रखा गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जिसे आपको और हम सबको जानना और समझना चाहिए दोस्तों, इस कानून के अंतर्गत बाल विवाह को शून्य कराने का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनमें बाल विवाह संपन्न होता है
जो स्वतः ही इस बाल विवाह को अमान्य घोषित करती है, शून्य घोषित करती है। और कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से बाल विवाह को आगे जाकर शून्य कराया जा सकता है, एक याचिका दायर करते हुए बाल विवाह को निरस्त कराया जा सकता है या अमान्य घोषित कराया जा सकता है। तो वो क्या क्या परिस्थितियां हैं और क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 3 की हम बात करते हैं। सबसे पहले बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 बाल विवाह को निरस्त शून्यकरण कराने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत विवाह का कोई भी एक पक्ष यानी कि लड़का पक्ष या लड़की पक्ष जिला अदालत में याचिका दायर करके अपने बाल विवाह को शून्य करा सकता है या उसको निरस्त करा सकता है। जिला अदालत में याचिका दायर करने के लिए ये जरूरी है कि जो याचिकाकर्ता है वो बालिग हो। यदि याचिकाकर्ता नाबालिग है तो अभिभावक या माता पिता जिला अदालत में बाल विवाह को निरस्त कराने के लिए, शून्य कराने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी इसमें उनका सहयोग करेगा। वो स्वयं भी अभिभावक के साथ में ये याचिका दायर कर सकता है, याचिका को अदालत में पेश कर सकता है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि कब तक, किस उम्र की सीमा तक बाल विवाह को शून्य कराया जा सकता है या निरस्त कराया जा सकता है। तो कानून की धारा 3 में ये प्रावधान किया गया है, एक बालक जिसका बाल विवाह हो जाता है वो वयस्क होने के बाद में अधिकतम 2 साल तक अपने बाल विवाह को निरस्त करने के लिए, शून्य कराने के लिए याचिका दायर कर सकता है। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने बाल विवाह को निरस्त कराने के लिए वयस्क होने के बाद में, चाहे 10 साल की उम्र में शादी हुई हो, चाहे 5 साल की उम्र में शादी हुई हो, चाहे 17 साल की उम्र में शादी हुई हो, 18 वर्ष का होने के बाद में अधिकतम 2 वर्ष का समय सीमा इसमें मिलती है अपने बाल विवाह को निरस्त कराने के लिए, शून्य कराने के लिए। तो ये तो बातें थी दोस्तों, बाल विवाह पहले हुआ है, बाल विवाह किसी ने संपन्न कराया है और उसमें बालक को पता भी है, माता पिता ने बाल विवाह किया है। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि बाद में सहमति बन नहीं पाती है, असहमति हो जाती है, तो याचिका दायर करते हुए बाल विवाह को निरस्त कराने की परिस्थितियां थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कानून के अंतर्गत एक ऐसा प्रावधान दिया गया है कि किन परिस्थितियों की वजह से अगर याचिका नहीं भी दायर की जाए जिला अदालत में तो भी वो बाल विवाह अमान्य माना गया है, उसको स्वतः ही शून्य घोषित किया गया है। तो वो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसा बाल विवाह जो बच्चे के साथ में जबरन उसको उठाकर ले जाया गया है दूसरी जगह, माता पिता को पता नहीं है, माता पिता की जानकारी में नहीं है कि उनके बच्चे की शादी हो रही है, उस बच्चे को वहां से हटा दिया गया है परिवार से और दूसरी जगह ले जाकर माता पिता की सहमति के बिना, उनको पता नहीं होने के बावजूद उसकी शादी करा दी जाती है। तो ऐसा विवाह अमान्य घोषित माना जाता है, शून्य, स्वतः ही शून्य घोषित किया जा सकता है। किसी भी बच्चे को बेचा जाता है और उसके बाद में उसकी शादी की जाती है, या बच्चे की धोखे से शादी हुई है, उस बच्चे को किसी भी तरह से लालच देके, उसको बहला फुसला के, किसी भी तरह से उसको धोखे में लेके उसकी शादी की गई है, तो वो भी शादी शून्य मानी गई है, स्वतः ही निरस्त मानी गई है। इस कानून की धारा 12 के अंतर्गत बच्चे का दुर्व्यापार किया गया है, यानी कि ट्रैफिकिंग करके अगर बाल विवाह किया गया है तो वो भी शून्य माना गया है। और अगर बाल विवाह की, कई बार जैसा ऐसा होता है कि बाल विवाह की सूचना मिली और जिला अदालत से या न्यायिक मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा जारी हो गई कि इस बाल विवाह को पाबंद किया जाता है, ये बाल विवाह नहीं कराया जाएगा, उसके बावजूद भी, निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद भी वो बाल विवाह संपन्न हो जाता है, किसी दूसरी जगह जाके वो बाल विवाह करा दिया जाता है या चोरी छुपे वो बाल विवाह करा दिया जाता है, तो ऐसा विवाह भी स्वतः ही अमान्य या निरस्त माना गया है इस कानून की धारा 12 के अंतर्गत। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 4 और 5 में मेंटेनेंस का प्रावधान रखा गया है, यानी कि देखरेख और अभिरक्षा का प्रावधान रखा गया है। तो ये देखरेख और अभिरक्षा किन किन श्रेणियों के लिए लागू है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। धारा 4 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अगर बाल विवाह को शून्य कराया गया है, निरस्त करा गया है,
तो उस बालिका के पुनर्भरण के लिए, उसकी अभिरक्षा के लिए, उसकी देखरेख के लिए दूल्हा पक्ष को पुनर्भरण और देखरेख शुल्क का भुगतान करने के लिए अदालत कानून के अंतर्गत आदेश दे सकती है। ये अभिरक्षा शुल्क या देखरेख शुल्क एक मुश्त भी हो सकता है और मासिक किस्तों के अनुसार भी जब तक दिए जाने का प्रावधान है तब तक कि लड़की की कहीं दूसरी जगह शादी ना हो जाए, तब तक लड़के पक्ष को उस लड़की के पुनर्भरण और देखरेख की जिम्मेदारी के लिए शुल्क जो जितना कानून के अंतर्गत अदालत आदेश देती है वो आदेश को पालना करने के लिए लड़का पक्ष है वो बाध्य होता है। अगर दूल्हा पक्ष नाबालिग है तो अदालत के द्वारा लड़के के अभिभावकों और माता पिता को आदेशित किया जा सकता है कि उनके द्वारा उस नाबालिग बालिका की देखरेख और अभिरक्षा के लिए जो भी शुल्क दिया जाता है वो उनके द्वारा दिया जाए। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप अगर कोई संतान उत्पन्न होती है, बच्चा पैदा हुआ है, तो इस कानून के अनुसार वह बच्चा समस्त सरकारी सुविधाएं और लाभ प्राप्त करने के लिए वैध और योग्य माना गया है। किसी भी सरकारी और कल्याणकारी योजना से जुड़ने के लिए वो पात्र माना गया है और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो बालक के सर्वोत्तम हित को देखते हुए निर्णय लेते हुए उस बालक के पुनर्वास के लिए प्रयास करें। बाल विवाह के जागरूकता वाले पक्ष की अगर हम बात करें तो इस कानून में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कानून की धारा 13 को हमें इसके लिए समझना होगा। बाल विवाह की धारा 13 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह के खिलाफ शिकायत कर सकता है, चाहे वो बाल विवाह संपन्न हो चुका हो या उसकी तैयारी की जा रही हो। दोनों ही परिस्थितियों में अगर किसी भी व्यक्ति को जानकारी हासिल होती है कि कहीं पर संभावना है बाल विवाह होने की या फिर हो चुका है कहीं पे बाल विवाह, अगर उसकी भी सूचना मिलती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति बाल विवाह के खिलाफ शिकायत कर सकता है। बाल विवाह की जानकारी अथवा शिकायत मिलने के बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अथवा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा निषेधाज्ञा जारी करके उस बाल विवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां प्राप्त है कि वो बिना शिकायत के भी स्वयं मोटो से स्वतः संज्ञान लेकर भी बाल विवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं। चाहे कोई शिकायत करे या ना करे, स्वतः संज्ञान की शक्तियों से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट बाल विवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए जहां संभावना नजर आ रही है कि बाल विवाह हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए भी निषेधाज्ञा जारी करके स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है और बाल विवाह होने के उपरांत भी कार्रवाई की जा सकती है। अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर जो सामूहिक रूप से बाल विवाह की प्रथा हमारे देश में प्रचलित है, ऐसे समय में बाल विवाह की रोकथाम के लिए, बाल विवाह की जागरूकता के लिए जिला अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के रूप में उसको नियुक्त करके सारी शक्तियां उसको प्रदान की जाती है और बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता के लिए ऐसे अवसरों पर बहुत ही सतर्कता के साथ में कार्य किया जाता है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाता है जो 24 घंटे बाल विवाह को रोकने के लिए सतर्क रहता है। तो धारा 13 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अगर किसी भी तरह से किसी परिवार को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद करता है या जिला अदालत के द्वारा या न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा निषेधाज्ञा जारी हो जाती है बाल विवाह नहीं करने के लिए, उसके उपरांत भी बाल विवाह हो जाता है, कोई भी परिवार अगर बाल विवाह संपन्न करा देता है तो ऐसे विवाह संपन्न करने के लिए भी 2 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के अनुसार ऐसा विवाह अमान्य माना जाता है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि बाल विवाह को भारत सरकार के द्वारा अपराध माना गया है, तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि ये किस प्रवृत्ति का अपराध है, किस प्रकृति का अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 15 में बाल विवाह को, चाइल्ड मैरिज को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है।
अब हम ये समझें कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेज है, यानी कि संज्ञेय श्रेणी के अपराध और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में जब बाल विवाह को रखा गया है, तो सबसे पहले तो आप और हम ये समझें कि ये कहीं न कहीं गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। अगर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेज माना गया है तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी के अपराधों की श्रेणी में इसको माना गया है सरकार की तरफ से। कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिसमें किसी भी तरह के सर्च वारंट की, गिरफ्तारी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी पुलिस का अधिकारी या सीएमपीओ बाल विवाह की सीधे डायरेक्ट जाके संभावना अगर कहीं पे होती है तो सीधे जाके जांच भी की जा सकती है ऐसे मामलों में, और किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसे किसी भी तरह के अदालत के वारंट की जरूरत नहीं होती है, न सर्च वारंट की जरूरत होती है जांच के लिए और न ही अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है। अगर कहीं पे संभावना लगती है कि बाल विवाह होने जा रहा है या बाल विवाह संपन्न हुआ है, दोनों ही स्थितियों में जो भी सक्षम अधिकारी होता है उसे जांच करने का और किसी भी संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का अधिकार इस कानून के अंतर्गत होता है। ऐसे ही अगर हम गैर जमानती अपराध को समझें तो ऐसे अपराध जिसमें सीधे सीधे जमानत नहीं होती है। कई बार ऐसे अपराध आपने देखे होंगे कि किसी को गिरफ्तार किया और पुलिस थाने में जाके उसकी जमानत करके उसको छुड़ा लिया जाता है। इस कानून में जो दोषी अपराधी होता है उसे पुलिस थाने के स्तर पे जमानत नहीं मिलती है। सबसे पहले उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि उसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसे रिमांड पर भेजा जाना चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए या फिर उसमें उसे जमानत देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, तो ये मजिस्ट्रेट तय करेगा। तो इस तरह से ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में मानते हुए इसे गंभीर यानी कि सीरियस अपराध माना गया है। दोस्तों, धारा 14 और 15 की जब मैं चर्चा कर रहा था तो एक शब्द मैंने बोला था CMPO यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मैंने आपसे बात की थी। तो ये क्या है, किस तरह से इसके अधिकार होते हैं, किस तरह से बाल विवाह की रोकथाम में इसकी भूमिका है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है। साथ ही साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के सहयोग के लिए ग्राम पंचायत या जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके जो अधिकारी होते हैं उनको स्थानीय जो संस्थाएं या संगठन होते हैं उनके पदाधिकारियों को इनके सहयोग के लिए आग्रह भी कर सकती है और उनको पाबंद भी कर सकती है कि वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का सहयोग करें और बाल विवाह के लिए जागरूकता के लिए प्रयास करें और बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयास करें। बाल विवाह के मुद्दे पर जब भी चर्चा की जाती है तो एक और बिंदु है जिसे समझना बहुत जरूरी है, वो है बाल विवाह प्रतिषेध बिल 2021, जिसमें लड़के और लड़की की समानता को मद्देनजर रखते हुए ये प्रावधान किया गया है कि लड़की और लड़के की जो विवाह की उम्र है वो समान करके 21 वर्ष कर दी जाए। और दूसरा इसमें बिंदु शामिल किया गया है कि जो बाल विवाह है उसको निरस्त करने की आयु सीमा वयस्कता प्राप्त करने के बाद में जो 2 वर्ष की रखी गई है उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाए, यानी कि बाल विवाह को निरस्त करने की जो आयु सीमा है वो 23 वर्ष तक लड़के और लड़की के लिए कर दी जाए। ये बिल दोस्तों अभी पारित नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है, अभी ये स्टैंडिंग कमेटी में विचाराधीन है। जब ये समर्थन में आ जाएगा, जब ये लागू हो जाएगा तो ये दोनों चीजें भी इस कानून में जुड़ जाएगी। साथियों, सिर्फ कानून बन जाने से या पुलिस की कार्रवाई करने से बदलाव संभव नहीं है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपसे निवेदन किया था कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस सामाजिक बुराई का अंत करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और हर संभव प्रयास करना होगा, तब ही हम बाल विवाह के लिए रोकथाम के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसके लिए जागरूकता के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। तो हमारी ये भूमिका रहेगी कि बाल विवाह से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उसको हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें और सोशल मीडिया के माध्यम से इनको प्रचारित करें, प्रसारित करें
बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में जो व्यक्ति या संगठन कार्य कर रहे हैं उनका हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हम अपना समय उन्हें दे सकते हैं, हम अपना कौशल उन्हें दे सकते हैं, हम अपने संसाधनों से उनको सहयोग कर सकते हैं। जागरूकता का माहौल बनाते हुए नीति निर्माताओं तक हम अपनी आवाज पहुंचाते हुए मजबूत कानून और नीतियों के लिए भी पैरवी कर सकते हैं। एडवोकेसी करके हम कानून को और अधिक मजबूत बनवा सकते हैं, नीतियों को और अधिक मजबूत बनवा सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास हम कर सकते हैं। किसी भी बालिका की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए हम प्रयास करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम बाल विवाह की जागरूकता के लिए और उसकी रोकथाम के लिए ही कार्य कर रहे होते हैं। याद रखें दोस्तों, बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। तो आइए आज हम अपने आप स्वयं से प्रयास करके बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएं और हमारे देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने का जो ये प्रयास है, इस प्रयास में अपना भी कुछ योगदान दे पाएं ताकि बच्चे अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए अपने बचपन को बेहतर कर सकें और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अपने देश के विकास में भी हम कुछ अपना योगदान दे सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान भी दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी मैं साझा करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए और हम और आप मिलकर हमारे देश के विकास में कुछ प्रयास कर सकें, कुछ कदम आगे बढ़ा सकें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।